जय श्री देवनारायण भगवान की। इस तरीके से रानी राणा से कुछ खोटे वचन बोल देती है, तो राणा कहते हैं कि रानी कभी भी रेत के टीबों पे कद्दू की खेती नहीं होती और कभी भी नदियों की छोटी छोटी नालियों में कपास नहीं हो सकता। और रानी तू बांझड़ी है, तेरे कभी कोई औलाद पैदा नहीं हो सकती। और मैं क्या करता, मेरे को राज किसी को संभलाना ही था। मैंने तो राज संभलाने की इच्छा से गुजर का डावड़ा पाल लिया था, और अब अगर ये अपने पूर्वजों का बदला ले रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। रानी राणा से कहती है कि देखो मेरे कितने बहादुर भाई थे, दोनों भाइयों के कितनी बढ़िया मूछ फरक रही है, इनके मुंह में पान खाया हुआ दिख रहा है और इनके आंखों में नीर बह रहे हैं। कभी ये भाई जिंदे रहे जब तक मेरे महल में पावने बन करके नहीं आए। मैं जब मेरा ब्याह करके मैं राणा के साथ आई थी, उसके बाद मैंने मेरे भाइयों के दर्शन नहीं किए। और ये कितने बड़े हो गए, कितने बड़े योद्धा हुए, कैसे इनकी मूछें हो गई, इनको मैं आज जिंदा तो नहीं देख पाई। और मरने के बाद ये दोनों भाई मेरे घर पावना बन करके आए हैं। इस तरह की बातें कर करके रानी रोती है और कहती है, गुजरवाला डावड़ा, तूने मेरे भाइयों को मार दिया और मेरे चांदरूण के छतों पे तूने कचरे की बेल उगा दी और वहाँ जंगल कर दिया, शमशान कर दिया तूने। राणा जी का सासरा और मेरा पियर को तेने जमीन में गाड़ दिया। बैरी भूना, तेरे को चांदरूण पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, और मेरे भाइयों को मारने के लिए तूने कैसे उन पर उनको दुश्मन मान के तेने कैसे उस पर चौधारा बाला की मार दे दी। इस तरह रानी रोती रोती महल से निकल करके सूरज पोल पे आकर के भोणा जी से कहती है कि तेने मेरे दोनों भाइयों पर कैसे चौधारा भाला बा दिया, तेरे को अपने मामाओं पे कैसे गुस्सा आ गया और कैसे तेरे को रोष आ गया, तूने मेरे भाइयों को कैसे मार लिया। इस बात को सुन करके भोणा जी सूरज वाली पौड़ पे अपनी घोड़ी का पसीना सुखा रहे थे और भोणा जी को गुस्सा आता है। और भोणा जी कहते हैं, रानी क्यों रो रही है और क्यों आंसू बहा रही है, और तेरे को जैसे तेरे दोनों भाई प्यारे लगते हैं वैसे को मेरे भी दोनों भाई प्यारे लगते हैं। तूने अपने भाइयों के मरने पर इतना दुख प्रकट कर रही है और तेरे को शर्म नहीं आई। तूने अपने भाइयों को तो इतना प्यार किया और मेरे भाइयों को मरवाने लिए मेरे को भोणा जी को और भोणा जी को सेना दे करके तेने मेरे ही भाइयों को मरवाने के लिए मेरे को रवाना किया था। और वो भी मेरे दोनों भाई इतने ही प्यारे हैं जैसे तेरे को ये दोनों भाई प्यारे लग रहे हैं। अब तेरे भाई मर गए तो तेरे को रोना आ रहा है और तू मेरे भाइयों को मरवाने के लिए भेज रही थी, तू खुशी हो रही थी, और तू इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने इसलिए इनकी दोनों की छाती में चौधारा भाला चढ़ा दिया। रानी कहती है भोणा जी से कि खांडे राव, मैं तेरी छाती को फड़वा दूंगी गुजरवाड़ा डावड़ा, और तेरी छाती पे मैं कोट चुनवा दूंगी, दीवार चुनवा दूंगी बैरी, और तेरी नाखूनों पे तेल की बत्तियां जलवा दूंगी। और तूने मेरे भाइयों को जैसे मार लिया है उसका बदला मैं तेरी सारी बगड़ावतों की दोबारा बढ़ती हुई बेल को मरवा के बदला लूंगी। फिर भोणा जी कहते हैं कि रानी छाती तुड़वा तेरे राण के राणा की, और तेल की बत्ती नाखूनों के जलवा नीप दे तेरे देवर की, और तेरे भाइयों के लिए तू आंसू बहा आराम से। और मेरी बेल को तू क्या कटवाएगी, मैं तेरी बढ़ती हुई बेल को काट के अभी आया हूँ, बढ़ती हुई बेल तो मैंने तेरे भाइयों की काट दी। इस प्रकार भोणा राणा जी से कहती हैं और रानी जी से कहते हैं भोणा जी। इस प्रकार रानी रोती रोती वापिस से महल में आ जाती है और आकर के राणा को गुस्सा खा करके क्या बात कहती है। रानी आकर के महल में राणा जी को कई बातें ओछे बोल बोलती है और राणा को गुस्सा आ जाता है। राणा रानी से कहता है कि रानी, मैंने तो बगड़ावतों की सारी बेल काट दी थी, कोई जिंदा नहीं छोड़ा था, और ये बच्चा, इसको भी खूब मारने का प्रयास किया था लेकिन ये नहीं मरा, और इसको खूब मसला था हमने मारने के लिए लेकिन ये दीपक नहीं बुझा, और आज तो इस दीपक ने आकाश में आग लगा दी है। अब बांके राव की देख तू मैं इस भोणा का क्या करता हूँ। और बांके राव ने राणा ने अपने दरबार में
राज दरबारियों को और छोटे मोटे राजाओं को बुला करके राज दरबार जोड़ लिया। बौना अपनी सेना को लेकर के अपने डेरे में चले जाता है और राणा दूसरे दिन अपने दरबार में बैठ करके और आसपास के राजाओं को, अपने मित्रों को बुलाता है और उन मित्रों के बीच में एक बीड़ा रख देता है और उस बीड़े के लिए कहता है कि कोई भी राजपूत इस बीड़े को जब चबाना जब भोणा को मारने की वो हिम्मत रखता हो, और अगर भोणा को मारने की कोई हिम्मत नहीं रखता है तो इस बीड़े को मत चबाना, तो मैं पहचान जाऊंगा कि अब राजपूत मर गए, कोई राजपूत ऐसा बचा नहीं जो भोणा को मार सके। और उस बीड़ा को जो है कालू मीर चबा जाता है। मियाँ उस मुसलमान बादशाह, उस कालू मीर नाम का बादशाह उस बीड़े को चबा जाता है और वो भोणा को मारने के लिए तैयार होता है और भोणा को मारने की हाँ करता है। राण के राजा ने अपने दरबार में बीड़ा फिराया और उस बीड़े को कालू मीर ने चाब लिया और कालू मीर ने एक तरीका बताया कि राणा जी, आप रानी जी से कहो कि महल में हिंगड़ू ढुला दे। मतलब हिंगड़ू क्या है कि महल में फिसलन पैदा करता है और उसके ऊपर बिछा दीजिए मखमल की जादम और उसके नीचे हिंगड़ू ढुला दीजिए और जादम के टुकड़े टुकड़े करके ऐसे चिपका दीजिए कि जैसे ही आएगा पौना जी या कांडे राव जी आएगा तो वो नीचे जादम के नीचे हिंगड़ू होगा और वो जैसे ही पैर रखेगा वो पैर फिसल जाएंगे और गिरेगा और गिरते ही मैं बंदूक से उसके गोली निकाल दूंगा। और उसके बाद में अगर वो वहां से भी आगे आएगा तो सीढ़ियों में जैसे ही महल में चढ़ेगा उसमें लोहे के चने बिखेर दीजिए, तो जैसे चनों पे पैर रखेगा और वो सीढ़ियों में गिरेगा और मैं उसके गोली निकाल दूंगा। और उसके बाद भी अगर वो आता है तो महल के ऊपर चढ़ते ही जैसे ही सीढ़ियाँ खत्म होती है वहाँ 2 भैंसे बंधवा दीजिए, उनको दारू पिला दीजिए और भैंसे जैसे ही उसको बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते देखेंगे भैंसे उसको जान से मार देंगे और उनसे भी बच गया तो मैं उसके गोली निकाल दूंगा। इस तरीके से। और उसके बाद भी अगर भैंसों से भी बच जाता है तो रानी महल में बुला करके उसको भोजन कराना और उस भोजन में जहर मिलवा देना। 4 तरीके से कालू मीर जो है तरीका मारने का भोणा जी को बना लेता है और 4 तरीके से मारने का प्लान करता है और भोणा जी को कासा जीवनी के लिए कालू मीर के बताए तरीके से सारे काम हो जाते हैं। और कालू मीर के बताए तरीके के काम होने के बाद में कासा जीवनी के लिए दासी को रानी भेजती है कि दासी भोणा जी से कहे महल में कांसा तैयार है और कासा जीवनी के लिए भोणा जी आएगा। जैसे ही भोणा जी पहले चलते हैं उनके पैरों में फिसलने लगते हैं और भोणा जी उछल के पूरी जादम को कूद जाते हैं। और जैसे ही भोणा जी सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो सीढ़ियों में लोहे के चने बिखेर रखे थे, चनों को देख करके भोणा जी फिसलने लगते हैं और फिर भोणा जी समझ गए कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। भोणा जी जैसे चढ़ते हैं वैसे चने उनके पैरों से, उनकी जूतियों से लोहे के चने फूट जाते हैं और भोणा जी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही भोणा जी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं दोनों भैंसे दिखाई देते हैं। दोनों भैंसों के दोनों तरफ एक एक हाथ की मुक्का मारते हैं, दोनों भैंसों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं भोणा जी। और उसके बाद में महल में रानी कांसा लेकर के तैयार थी और जैसे ही रानी कांसा लेकर के आती है और कांसे के आगे रख करके भोणा जी बैठते हैं और उसमें अपनी कटार खींच करके उस कांसे में तलवार की सीधी मारते हैं और छेद होकर के कटार थाली में से नीचे फर्श में घुस जाती है। तो राणा जी देखते हैं कि क्या हो रहा है खांडे राव जी, भोजन पे इतना गुस्सा क्यों उतार रहे हो। इस तरीके से भोणा जी सारी बात को समझ जाते हैं, खांडे राव जी सारी बात को समझ जाते हैं कि अब राणा और रानी मेरे को मरवाने के तरीके ढूंढ रहे हैं लेकिन मैं इनसे मर नहीं पा रहा हूँ। तो राणा पूछते हैं कि क्यों थाली में तुमने कटार बांधी। तो भोणा जी जवाब देते हैं कि बांके राव जी, ये कटार मेरी चले बहुत दिन हो गए थे और तो मैं कटारों को, तलवारों को, भालों को ले गया था युद्ध करने के लिए और मैंने ये कटार मेरी भूखी थी इसलिए इस कटार को मैंने भोजन करवा दिया और इस तरीके से वो कांसा को नहीं जीमता। तो रानी कहती है भोणा तेरी देई गेहूं की तरह गोरी है और ऐसा कोई इस राणा के दरबार में नहीं है जो तेरे को मार ले। और भोणा जी कहते हैं कि भोणा जी महल से उतरने लगते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी
मेरे को मारने वाला तेरे इस राण में पैदा ही नहीं हुआ, और अगर मार सकते थे तो मेरे को बचपन में ही खूब मारने की कोशिश की थी, और मैं जब भी नहीं मरा तो अब भी मैं तुमसे नहीं मरूंगा। और इस तरीके से रानी कहती है कि कोई ऐसा राजपूत नहीं है जो तेरे शरीर में भाले भाले की बाढ़ दे दे, क्योंकि तेने मेरे भाइयों को भालों से मारा है। और बौना जी और रानी की ऐसे बातचीत होती रहती है, और बौना उतर करके नीचे अपने डेरे में आ जाता है। कालू मीर बाका राव फिर आपस में बातचीत करते हैं, और बाका राव कालू मीर से कहते हैं, कालू मीर तेरी चाल सब बेकार होगी, अब क्या करें। तो कालू मीर कहता है कि महाराज कल इसको सुबह आप शेरों के शिकार करने का आदेश दीजिए, और मैं एक लकड़ी की बोर घोड़ी जैसी दूसरी घोड़ी बनवा देता हूँ, और आप उसको कहना कि नई घोड़ी को लेकर के शिकार खेलने के लिए जा। और वो घोड़ी लकड़ी की बनाऊंगा, और लकड़ी की घोड़ी के अंदर बारूद बिछवा दूंगा, और बारूद की बत्ती में लेकर के दूर बैठ जाऊंगा। जैसे ही घोड़े पे बौना बैठेगा और मैं बत्ती में आग लगा दूंगा, और बारूद में जल करके बौना जी मर जाएगा। इस तरीके से दूसरा प्लान उसको मारने का करते हैं। कालू मीर के मुताबिक काठ की घोड़ी बनवा देते हैं, और बौना जी को खांडे राव को राणा जी आदेश देते हैं कि खांडे राव कई दिन हो गए सिंह की शिकार किए हुए, आप कल शेर की शिकार करने जाना। तो बौना जी खांडे राव जी उनकी षड्यंत्रों को समझ गए थे, उनको पता था कोई न कोई नया षड्यंत्र है। तो खांडे राव जी जाने लगते हैं अपनी बोर घोड़ी पे बैठने के लिए। तो राणा कहते हैं कि बोर घोड़ी को 6 महीने में युद्ध करके आइए, इसको आराम करने दो, नई घोड़ी पे बैठ करके जाओ। और बौना जी नई घोड़ी पे बैठने से मना कर देते हैं। बौना जी कहते हैं कि बोर घोड़ी से ही सिंहों की शिकार हो सकती है, ये ऐसी लकड़ी की घोड़ियों से शिकार नहीं होगी। बौना जी उस घोड़ी के लाद देते हैं, लाद देते ही बारूद बिखर जाती है, और बौना जी के राणा जी के सामने बात आ जाती है कि बौना को हमारे षड्यंत्र का पता लग गया। और राणा से बौना जी कहते हैं कि बांके राव जी, मैं समझ गया तुम्हारी सारी चालों को, तुम मेरे को रोज मरवाने के लिए कोई न कोई बहाना तैयार करते हो, लेकिन मेरे साथ में बाड़ा देव जी नगलीले का सवार है, वो मेरी रक्षा कर रहा है। और जितने दिन मेरे को इस धरती पे जीना है, जब तक तुम मार नहीं सकते, और जिस दिन मेरी डोरी टूट जाएगी उस दिन तुम बचा नहीं सकते। इस तरीके से बौना जी नाराज होकर के सिंह की शिकार करने के लिए नहीं जाते हैं, और अपनी वापिस बीड़े में आ जाते हैं। इस तरीके खांडे राव जी के और राणा के ये समझ में आ जाती है कि खांडे राव को राणा मरवाना चाहता है, खांडे राव के समझ में आ जाती है। और राणा भी ये सोचता है कि ये कैसे मरेगा, उसके ये की चिंता हो जाती है। और वो कालू मीर को दोबारा बुला लेता है, कालू मीर से कहता है, कालू मीर तेरी दूसरी योजना भी फेल होगी, अब तेरा बस का रोग नहीं है, तू मना कर दे। तो कालू मीर कहता है कि राणा जी, कौन देगा काले सर्प की टापरी में हाथ, और कौन सूते सिंह को जगाएगा। सीधा सीधा तो कोई भी खांडे राव से लड़ाई नहीं करेगा, और मैंने जो बीड़ा साहब लिया था उसके बदले में जो भी मेरे ऊपर आप जुर्माना करो, उस जुर्माने को लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे बस का रोग नहीं है कि मैं खांडे राव की मौत कर दूँ। इस तरीके से मीर ने ऊपर को हाथ कर दिए, बादशाह ने ऊपर को हाथ कर दिए, और राव जी ने दोबारा से दरबार बैठा लिया, और दोबारा दरबार बैठा करके फिर दोबारा से बीड़ा फेरते हैं कि ऐसा कौन है जो इस खांडे राव को मार सकता है। राणा के दरबार में सभी लोग नीची गर्दन करके बैठ जाते हैं। राणा को सुबह से शाम हो जाती है। शाम को दोपहर बाद एक कीर था जिसने उठ करके सोच समझ के उस बीड़े को चबाया, और उस बीड़े को चबाने के बाद में कीर कहता है कि मैं खांडे राव को मारूंगा। इस तरीके से दरबार में दूसरा बीड़ा चबाया जाता है बौना जी को मारने के लिए, और खांडे राव जी अपने डेरे में अपनी सेना के साथ आराम फरमाते हैं, क्योंकि राणा ने अपने हाथों से उसको राजकुमार बना दिया था और लिखित में उसको आदेश कर दिए थे। इसलिए सेना भी बौना जी की, और बौना जी भी खुद अपना राज बढ़ा करके आए थे। बौना जी के साथ बहुत सी सेना और भी बढ़ गई थी। अब राणा के हाथ में कुछ नहीं बचा था, और राणा इस तरीके से षड्यंत्रों के द्वारा ही खांडे राव को बौना जी को मराने का प्रयास करता है, और इन षड्यंत्रों का बौना जी को भी पता चल जाता है। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से कीर बौना जी को मार पाता है या नहीं मार पाता है, और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कीर कैसे बौना जी को मारने का प्रयास करता है। जय देवनारायण भगवान की।